ये हमारा पठन हुआ, जितनी बात हुई उसमें से जो कुछ बिंदु है उसको अपन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कल मनस्वस्थता का स्वरूप, इस पाठ पे अपन बात किए। मनस्वस्थता में जीवन लक्ष्य, मानव की परिभाषा और मानव का मानवत्व, मानव का आचरण, मानव की मानसिकता, इन सब की व्याख्या हम यहाँ पर किए और उसको समझने का प्रयास किए। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सब पढ़ के आए होंगे। ये मान के ही चल रही हूँ कि आप सब एक बार रीडिंग करके आए होंगे। जो मनस्वस्थता का स्वरूप हम पढ़े थे उसका भी, और आज हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो भी। मतलब ये बात ना मैं बहुत विनम्र आग्रह के साथ, अधिकार पूर्वक, है ना, एक बहन के नाते आप सबसे सच में कहना चाहूंगी कि ये मत सोचिए कि ये समझ में आएगा नहीं आएगा, है ना, हमको कैसे समझ आएगा, ये तो भाषा समझ नहीं आ रही है। आप एक बार मन लगा के बस पढ़िए, उसको 4 बार पढ़िए। इसका एक जो पैटर्न था उसको जब तक सब ज्वाइन होते हैं, जो भी जितने भी भाई जी बहन जी यहाँ हैं, उसको मैं बता देती हूँ कि 4 बार पढ़ना है। तो इसका कैसा पैटर्न जो हम लोग को बाबा जी ने बताया था कि सबसे पहले 100 पेज पढ़ना, ठीक है। 100 पेज पढ़ के ये एक बार रीडिंग हो गई। अब उसके 25 पेज को एक बार सुबह सुबह पढ़ के यहाँ आना। ऐसा जब हम अभ्युदय संस्थान जाते थे अध्ययन करने, तो सुबह उठकर 25 पेज को पढ़ कर आना और फिर यहाँ फर्स्ट हाफ में 25 पेज पढ़ना, आपस में बात में डिस्कशन करना, समझना और आगे बढ़ते जाना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बाबा जी ने हमारे को ध्यान दिलाई। नहीं तो क्या होता है कि हमको लगता है कि आज ही मैं समझ जाऊं, है ना, तो हम उस चर्चा को इतना लंबा कर देते हैं। तो कहाँ रुकना है और आगे उसका सॉल्यूशन हमको, इस बात के ऊपर भरोसा करते हुए हमको एक बस आपस में चर्चा करके एक कहीं निश्चितता बनते तक फिर आगे बढ़ जाना है। तो ये टारगेट ये रखना है कि उस फर्स्ट हाफ में 25 पेज कंप्लीट होना चाहिए। अभी जब हम पठन कर रहे हैं तो उस फर्स्ट हाफ में मेरे को ये बात समझ आ जाए, ये टारगेट ना हो। 25 पेज का पठन हो जाए, ये टारगेट हो, है ना। उस बीच हम जिस जिस चीज को फैला सकते हैं फैलाए और फिर आगे बढ़ जाए। सेकेंड हाफ में फिर 25 पेज पढ़े हम। अब रात को सोते समय फिर 25 पेज पढ़े। अब क्या हुआ, एक बार 100 पेज पढ़े, एक बार सुबह 25 पढ़े, फिर एक बार दोपहर में, फिर एक बार शाम को। अब नेक्स्ट 25 पेज को फिर हम एक बार रीडिंग कर लें। इस तरह से यदि हम चलते जाएंगे तो, अगर मैं हमेशा सबको ये बात बोलती हूँ, जब मैं पूरा अध्ययन की थी, मतलब ये बुक मेरे को राजन महाराज जी दिए थे आज से 20-22 साल पहले। मतलब जो पुरानी बुक्स है वो सब भी मेरे पास जिस तरह से रखी है, कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई पढ़ने की, है ना। मेरे को लगा नहीं कि मैं पढ़ पाऊंगी, मैं इस बात को देख पाऊंगी, समझ पाऊंगी। और 6 महीने के शिविर शुरू होने के पहले तक मेरे में ये भरोसा नहीं था कि मैं इतनी सारी बुक को कैसे पढ़ूंगी, कैसे समझूंगी। पर जब 6 महीने का शिविर पूरा हुआ तो मेरे मूल्यांकन में मैं यही बोल पाई कि मुझे ऐसा दिखा कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कैसे स्पून फीडिंग करती है ना। मतलब वो ये देखती है कि मेरे को इसका पोषण करना है, अब मैं इसकी रोटी को कितने तरीके से घोट के, पिला मिला के, चूरा करके, शक्कर डाल के, कि ये करके इसको बस खिला दो। तो उतनी करुणा से ये दर्शन लिखा गया है ना। उतने वात्सल्य से, उतने हर मूल्य का समाहित है इस दर्शन को लिखने के समय, कि कैसे धरती के हर मानव को ये चीज हजम हो जाए, है ना। तो एकदम स्पून फीडिंग है। इस पूरे बोलने को 14 बुक है, लेकिन आप देखोगे कि एक ही बात को, है ना, कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, इस बात को इतने तरीके से, इतने आयाम से, इतनी स्थितियों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि हम सिर्फ अपने पढ़ने पर भरोसा करें। और मैं समझ सकता हूँ, इस बात पर भरोसा करें और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यदि आप लोग आज पढ़ के आए हैं और नहीं तो आज जाके फिर पढ़ना, और आगे की सभी बुक को सिर्फ 15 पेज पढ़ना है ना। हमारा टारगेट तो 25 पेज का था, आपको 15 पेज पढ़ना है, तो जरूर पढ़िए, 4 बार पढ़िए और
इस तरह से आगे चलिए। तो मेरे को लगता है ऐसा हो ही पाएगा कि हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो कल की बात को तो इस तरह से कल अपन मानवत्व की बात की, आचरण की बात की और मानव की मानसिकता के लिए हमने शिक्षा संस्कार के लिए शिक्षा वस्तु की शुरुआत की थी। तो शिक्षा की संपूर्ण वस्तु सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में भौतिक, रासायनिक एवं जीवन क्रिया के रूप में ही है। ये हमने लास्ट इसमें कल बात की थी। तो अब अपन आगे शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है सह अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है। ये प्रतिपादन बाबा जी का है ना। और मैं सच में बाबा जी को बहुत बहुत भाव के साथ वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और इस बात को है ना पढ़ने के समय मैं इसके साथ न्याय कर पाऊँ, इस बात के लिए उनसे मैं प्रार्थना भी करती हूँ, क्योंकि यही तो प्रतिपादन है दर्शन का कि सह अस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है, जो एक मानव जाति को भरोसा देता है। तो इस पाठ को अपन शुरू करते हैं, पढ़ते जाते हैं और कल के जैसे अपन इसमें जो भी मुझे लगेगा कि मेरी जीवन से जुड़ी हुई कुछ बात होगी तो उसको जोड़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं। उसकी सबसे सुंदर पहली लाइन, सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व स्थिर है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व स्थिर है। सह अस्तित्व में ही विकास और जागृति निश्चित है। इस धरती पर हम मानव इस तथ्य का अध्ययन करने योग्य स्थिति में हो चुके हैं। ये अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस धरती में क्या हुआ। तो अब जो बाबा जी के द्वारा जो ये प्रकटन हुआ है ना, बाबा जी के द्वारा ये जो सत्य उद्घाटित हुआ है, वो उस सत्य का उद्घाटन चूंकि एक मानव के द्वारा हुआ है, तो अब इस बात का भरोसा होता है कि अच्छा ये चीज अब प्रत्येक मानव तक जा सकती है। तो क्या उद्घाटित हुआ है? तो सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व स्थिर है। जब हम स्थिरता की बात करते हैं तो एकदम एक जैसे अंदर भरोसा सा आता है कि अच्छा स्थिर है, मतलब अब इसको पाया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसको अपन इस रूप में भी बोल सकते हैं जैसे ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, ये स्थिति ये निरंतर है ना, ये बनाई, ये त्रिकालाबाद है ना। ये किसी भी चीज, ये इस प्रकार से इस लाइन को अपन देख सकते हैं। और अगर ये ऐसा है तो सह अस्तित्व में ही विकास और जागृति निश्चित है, क्योंकि विकास में और जागृति क्रम बहुत सारी यात्रा इस धरती में मानव जाति ने पूरी कर ली है। तो अब इस बात के लिए भी, और चूंकि इसका उद्घाटन भी हो चुका है, तो अब हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और ये निश्चित है, इस बात पर भरोसा भी होता है। और अगर कहीं भरोसा अभी कम भी है तो हम आगे जैसे जैसे इस बात को समझेंगे, तो जैसे मैं अगर अपने आप में बोलती हूँ कि मेरे अंदर अगर ये बात स्थिर हो गई है ना, कि हाँ अब जागृति निश्चित है, तो ये कैसे हुई, थोड़ा सा अगर बताऊं कि जब इस दर्शन को समझने के पहले है ना, मतलब कुछ पाना है, कहीं पहुंचना है, कहीं पहुंचना है, ये एक मन में था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये पहुंच के क्या करेंगे, वहां जाके तो फिर विलय हो जाना है, तो अपना अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो नहीं नहीं नहीं, अब जैसे भी है हमको यही रहना है। लेकिन जब एक रहस्य था, मतलब कई जगह से कुछ कुछ सुनने को मिलता था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो कुछ समझ में बहुत अच्छे से नहीं आता था, पर कभी प्रलोभन जैसा लगता था, पर कभी भय भी लगता था। लेकिन जब से ये दर्शन, अगर मैं बोलूं कि पिछले 10 वर्षों से, मतलब अब ना किसी भी प्रकार का, मतलब अब अगर मैं बोलूं कि मेरे को अनुभव के लिए भी कोई इतनी बिल्कुल भी अभी कभी ऐसे मुंह में नहीं आता है ध्यान में, क्योंकि क्रमशः अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमको जो हर क्रम में, हर स्थिति में जो उपलब्धि मिल रही है, वो हमारे अंदर एक भरोसा दिलाती है, एक आश्वस्ति दिलाती है ना। और ये दिलाती है कि अब तो निश्चित है, जागृति निश्चित है ना। मतलब ये मैं अपनी मानसिकता की बात कर रही हूँ कि अब मुझे लगता है जागृति निश्चित है। ऐसा नहीं होगा कि मैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करूंगी तो नहीं। अगर ये शुरुआत हो गई है और मैं हर दिन उसकी उपलब्धियों को देख पा रही हूँ, तो जागृति निश्चित है, ये भरोसा आता है। और ये भरोसा हर मानव को आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, है ना।
जैसे जैसे उनके सामने यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता की बातें आएंगी। तो इस भरोसा के साथ अपन चलते हैं। तो शुभ का दृष्टा, कर्ता, भोक्ता। शुभ का दृष्टा, कर्ता, भोक्ता। तो अब ये बात कि मानव ही शुभ का दृष्टा है, कर्ता है, भोक्ता है। तो ये मूल शिक्षा से पाई गई, उसके मूल में शिक्षा संस्कार से पाई गई ज्ञान, विज्ञान, विवेक का धारक वाहक केवल जागृत मानव ही है। अब इसको अपन ऐसे जोड़ सकते हैं, यहाँ पर अगर अपन देखें तो अब ये एक जो शुभ का दृष्टा, कर्ता, भोक्ता जागृत मानव ही है, अब उसको शिक्षा संस्कार से ये सारी चीजें हमको प्राप्त हो जाएगी। तो शिक्षा संस्कार से शुभ के दृष्टा, कर्ता, भोक्ता जो एक परंपरा की साधना विधि तक पहुंच के जो चीज प्राप्त हुई, उसमें जो प्रतिपादन हुआ, पर इस पूरे उसको जिस तरह से लिखा गया है वाङ्मय को, उससे हम शिक्षा संस्कार द्वारा ज्ञान, विज्ञान, विवेक का जो धारक वाहक है वो जागृत मानव ही है। तो उसी का जो आध्यात्मिक दूसरा नाम शिक्षा संस्कार योजना के तहत ज्ञान विज्ञान से जोड़ते हुए हम इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि मानव ही उसका धारक वाहक है। यह तथ्य अपने को भली प्रकार से समझ में आता है। सह अस्तित्ववादी दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, विवेक पूर्वक ही हर मानव सर्व शुभ घटनाक्रम में अपने को व्यवस्था सहज रूप में प्रमाणित करते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बन जाता है। ये जितनी भी बात अपन कर रहे हैं कि यदि हमें भरोसा होता है कि हाँ, जब एक मानव ने ये पा लिया है और उसका जिस तरह से प्रस्ताव, जिस तरह से उनका संप्रेषण हुआ, तो हर मानव को ये भरोसा होता है कि ये सर्व शुभ घटनाक्रम में अपने आप को व्यवस्था सहज रूप में प्रमाणित करते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बन जाता है। यही सर्व शुभ कार्यक्रम का पहुंच और प्रगट रूप है। तो क्या है? सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व स्थिर है, अस्तित्व में विकास और जागृति निश्चित है, और शुभ का दृष्टा, कर्ता, भोक्ता मान जागृत मानव ही है, और ज्ञान विज्ञान पूर्वक शिक्षा संस्कार से इसे पाया जा सकता है। अगर इसको हम अपनी अपनी स्थिति के अनुसार देखें तो यही एक कार्यक्रम है जो पहुंच और प्रगट रूप है। यही सर्व शुभ का कार्यक्रम है। तो क्या कार्यक्रम है सर्व शुभ का? शिक्षा संस्कार, कैसे शिक्षा संस्कार के माध्यम से कैसे ज्ञान विज्ञान संप्रेषित हो। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि विज्ञान ने बहुत काम विज्ञान में हो चुका है ना, पर चूंकि ज्ञान का भाग पूरा नहीं हुआ है तो उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है? तो ये जो हम जब विद्यालय खोले तो लगा कि हमारे अंदर भी यही था, प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक तो है, पर जैसे जैसे हम 5वीं तक के पाठ्यक्रम को जी रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब लग रहा है कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वही तो भाग रिक्त है मानव जाति में। अगर मानव जाति में हम देखें तो विज्ञान में अभी बहुत कुछ चीजें पूरी हो चुकी है, पर वो कहाँ इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये ज्ञान वाला भाग भरा हुआ नहीं है। तो ज्ञान जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या है कि हमको प्रयोजन का पता चल जाए, है ना, क्यों। तो ये जो क्यों है, ये अगर शिक्षा व्यवस्था में चला जाता है, ज्ञान चला जाता है, समझ चला जाता है, तो यही कार्यक्रम है सर्वशुभ के अर्थ में आज के समय। अगर हम कार्यक्रम के क्रम को देखना चाहें तो, है ना, तो इसको खूब बढ़िया से शिक्षा का क्रम इतना बढ़िया इसमें सजा हुआ है, पूरा पाठ्यक्रम जो बना हुआ है। आगे संदर्भ अनुसार मैं उसको भी आप लोग के सामने रखूंगी कि कितना सुंदर क्रम बाबा जी ने सजाया है। तो यही सर्वशुभ कार्यक्रम का पहुंच और प्रगट रूप है। इसमें एक बात मेरे को एकदम याद आती है कि कई बार हम पहले भी दर्शन की बुक भी पढ़े, बहुत कुछ समझने की कोशिश किए, लेकिन ना बात पकड़ में नहीं आती थी। जैसे मैं कल भी बोल रही थी ये बात कि संबंध की पहचान करनी है, पर कैसे करें, नहीं समझ में आता था। तो क्या करते थे ना, हम रैंडमली कहीं से भी किसी भी संबंध करके सोचने लगते थे, है ना, कि इसके साथ ऐसे करने से ठीक रहेगा, ये ऐसा है, ये संबंध की पहचान है। तो रैंडमली ना यहाँ कोई भी काम नहीं होगा पूरा। ये एक बहुत बढ़िया से बात समझ में आई कि ऐसा नहीं होगा कि आप अगर किसी क्रम में किसी संबंध को नहीं समझ रहे हो
पूरी तरह से नहीं समझ रहे हो तो आगे आपकी गति हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं देख पाई, है ना। तो जैसे ही फिर ये विद्यालय का पाठ्यक्रम का काम शुरू हुआ, ये बात भी मैं प्रायः अपने उसमें बताती हूँ, भले लगता है कि वो बार बार रिपीट होता है, पर पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्रत्येक मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो जिस तरह से संबंधों को उपकार और सेवा का काम देखना शुरू हुआ, अब बाबा जी ने तो कह दिया कि 1 वर्ष तक माँ के उपकार को बताना है, 1 वर्ष तक पिता के उपकार को बताना है, 1 वर्ष तक भाई बहन को बताना है, 1 वर्ष तक, मतलब हमको उस समय लगा 1 वर्ष तक क्या बोलेंगे, तो वही वही बात हम बोलते थे, है ना। मतलब एक ही बात को 1000 बार रिपीट होना हो गया। अगर हम कहें उस बच्चे को पूरी यात्रा में 5वीं तक में कई बार ये बात रिपीट हुई कि आपके माता पिता क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि इतना रिपीट हुए बिना हमारी मानसिकता तैयार ही नहीं होती है। मतलब हमारी हम जो चित्रण बनाना चाह रहे हैं अपने अंदर, वो चित्रण ही नहीं बन पाता है जब तक कोई भाषा इतनी बार रिपीट नहीं होती है। तो शिक्षा एक बहुत सुंदर इसका सशक्त माध्यम है कि हम, क्योंकि क्लास में वही वही बात होती है, अलग अलग एंगल में होती है पर बार बार होती है। तो जब बच्चों को बताते 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 2 4 6 महीने में ध्यान गया कि मेरी माँ मेरे लिए क्या की है, नहीं ध्यान जाता है। हमको क्या लगता है हम बड़े हैं, हमारे को कोई 1000 बार बोलेगा तो थोड़ी समझ में आएगा, हमको तो 2 4 बार में समझ में आ जाएगा। पर 2 4 बार में समझ में नहीं आता है ना। मतलब 2 4 बार में हमारे अंदर चित्रित नहीं होती है वो चित्रण, उसके लिए हमको भी बार बार उस बात को बोलना होता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा यदि कार्यक्रम आज के समय में है, खुद के लिए भी और सर्व शुभ के लिए भी, तो वो शिक्षा संस्कार है। तो और मिनिमम 5वीं तक की तो शिक्षा संस्कार की व्यवस्था अब हम बहुत जगह कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना ही शुभ समाहित है, हमारा अध्ययन हो जाता है। तो एक सचमुच में ये बहुत शुभ कार्यक्रम है, ऐसा तो पता चलता है। इसके लिए अर्थात सार्वभौम ज्ञान विज्ञान विवेक के लिए अध्ययन ही एकमात्र स्रोत है ना। ये भी बात ठीक है कि ऐसा तो नहीं है कि हम बिना अध्ययन किए इस कार्यक्रम को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन पूरा समझ लेंगे तब करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। तो इसका बहुत अच्छा रास्ता है कि हम जितना समझे हैं वहां से हम शुरू करें, और हमारे चारों तरफ इतने हमारे भाई बहन हैं, उनकी पूरकता को हम देख पाए, और इस तरह से हम मिलकर इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम कोई कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो हमारे को अपने आप को पूरा करना हमारी बाध्यता भी होने लगती है। तो अध्ययन एकमात्र स्रोत है, ये बात एकदम सही है। तो एक बार पूरा अध्ययन किया जाए, लेकिन ये बात पूरा समझकर ही मैं कोई कार्यक्रम करूंगा, इससे पहले ये भी एक अतिवाद हो जाएगा। तो अपन इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर से कर सकते हैं मिलके। अब जो भाग आ रहा है कि ज्ञान विज्ञान का स्वरूप, मतलब अब ये पूरी शिक्षा की वस्तु और ये कैसे जाएगी, है ना। कल एक भाई जी ने जो प्रश्न पूछा था वो यहीं पर आके पूरा होएगा, है ना। मैं उसको, वो मेरे ध्यान में बना हुआ है। आपका प्रश्न था कि क्या मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य के लिए, मतलब ये जो अनुभवगामी और अनुभव मूलक की बात थी, तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि एक्चुअल में वो स्थितियां क्या है और अनुभवगामी हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसमें बात में आज आ जाएगी वो बात। ज्ञान विज्ञान का स्वरूप अपने में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, चैतन्य प्रकृति रूपी जीवन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण रूपी क्रिया व्यवहार ज्ञान, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। अब यहाँ तीनों ज्ञान आ गए, है ना। ज्ञान विज्ञान का स्वरूप कैसा होगा, अब जब अपन बात कर रहे हैं कि ये शुभ कार्यक्रम है, यही तो शुभ कार्यक्रम है, तो ज्ञान विज्ञान का क्या स्वरूप होगा, तो अपने में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान। तो 3 ज्ञान की बाबा जी ने जो बात की है कि अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान। उसके बाद एक लाइन और यहाँ जो जोड़ी गई है कि समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि ये जो भागीदारी वाली बात है, यहीं पर जाकर उस तीनों ज्ञान का प्रमाण मिलेगा, है ना। मतलब इसका जो प्रमाण मिलना और उसको परंपरा में फैलाने वाली बात, और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी की बात। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा रुक सकते हैं, जो एक
बात चल रही थी अनुभवगामी की और इसकी ना। अब जैसे अपन देखते हैं कि सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, तो अभी तो वो अपने में नहीं है ना। ना अभी हम ये बोल सकते कि मेरे में मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है, न जीवन ज्ञान है, न अस्तित्व दर्शन ज्ञान है, लेकिन सूचनाएं मिली हुई है। ठीक है, तो अब सूचनाएं जो मिली हुई है, तो अब और समग्र व्यवस्था में भागीदारी भी जब ये सब चीज हो जाएगी तभी होगी, ये भी बात सही है। पर अब शुरू कहाँ से करना है? तो मेरे को एकदम ना एक बात याद आ रही है। मेरे को कई बार जब मैं ये पढ़ती थी, पूरा दर्शन जब पढ़ी, बाबा जी के मुंह से भी इतनी बार सब बातों को सुने करे, मेरे को वो सन याद है 2008 का, जब मानव व्यवहार दर्शन का पहला अध्ययन शिविर हुआ था। और उस समय पता नहीं क्यों बहुत मतलब मन में ये हो गया था, और उस समय बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है कि मैं, जबकि कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं, पर पता नहीं क्यों रह रह के रोना आता रहता था कि मेरे में स्वयं में विश्वास क्यों नहीं आ रहा है, जब मेरे को ये दर्शन स्वीकार है, मेरी इतनी निष्ठा है। तो पता नहीं चल रहा था कि ये विश्वास क्या चीज है ना। तो मैं बाबा जी को बोले भी कि बाबा जी स्वयं में विश्वास नहीं आ रहा है मेरे में, है ना। तो बाबा जी बोले कि बेटा जिम्मेदारी वहन करो। तो जिम्मेदारी वहन करो तो समझ में आया कि ये जिसको हम लोग रोज काम कर रहे हैं इसको जिम्मेदारी मानते हैं, पर सर्व शुभ के अर्थ में जिम्मेदारी वहन करने के लिए तो अभी योग्यता होगी नहीं, पर उन्होंने कहा जिम्मेदारी वहन करो। और उन्हीं की इस लाइन से वो जो विद्यालय के लिए एक निर्णय होने का मन में मानसिकता बनी, एक निर्णय लेने के लिए एक तैयारी हुई, पृष्ठभूमि, इस लाइन के पीछे ही वो पृष्ठभूमि तैयार हुई कि अभी विद्यालय की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो जब विद्यालय की जिम्मेदारी लिए, तो नेक्स्ट क्रम में क्या हुआ, एक बार मेरे को याद है जब हमारा विद्यालय खुलने वाला था, उस समय रवि सिन्हा भैया एक क्लास लिए थे हमारी, है ना, अभिभावक विद्यालय में। वो बहुत अच्छे से व्याख्यायित करते, विश्लेषण करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, मेरे अंदर ये चल ही रहा था विश्वास वाला मामला कि विश्वास को कैसे समझूं, विश्वास को कैसे समझूं। तो उन्होंने पूरे बोर्ड में स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य लिखे थे। मतलब उससे पहले मैं शिष्ट मूल्य को बहुत ध्यान ही नहीं देती थी, ऐसा मैं बोल सकती हूँ अपने लिए उस समय। तो जब उन्होंने पूरा स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य लिखा, तो उस समय उन्होंने जो ध्यान दिलाया था कि शिष्ट मूल्य भी महत्वपूर्ण है, तो उसी समय उसी दिन मेरे अंदर ये चला गया कि अच्छा शिष्ट मूल्य मेरे को समझ में आ रहा है, विश्वास समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरे को सहयोगिता समझ में आ रही है ना, सहकारिता समझ में आ रही है, सहभागिता समझ में आ रही है। पूरकता उस समय भी मेरे को समझ में नहीं आई थी, वो बाद में क्लियर हुआ मेरे को। तो बस मैंने ना एक तार पकड़ लिया कि अब ना मेरे को सहयोग करना है। मतलब अब वहां से मेरे को लगता है कि वो जो स्वांतः सुखाय से एक जो सर्व शुभ वाला जो मेरी शिफ्टिंग थी, क्योंकि बहुत पुराना अभ्यास था ध्यान का, और अ, अपने आप को उस मेरे मतलब जैन धर्म से भी हूँ मैं, जैन उसमें परंपरा में भी, और विपश्यना से जुड़ना, तो मतलब सब जगह एक वो बात थी कि अपने निर्वाण के लिए, अपने मोक्ष के लिए। तो वो जो मानसिकता की जो मेरी शिफ्टिंग अभ्यास में हुई, वो उस समय हुई। मुझे लगता है कि मैंने सोचा कि अब बस मेरे को सहयोग करना है। अगर मैं सहयोग करूंगी, सहकारिता, सहभागिता के साथ रहूंगी, तो मेरे अंदर विश्वास स्थापित होगा। तो बस एक ना होता है ना कि बस उस समय समझ के आधार पे नहीं, बस मुझे अभ्यास करना है। तो कोई भी कुछ भी बोलता है, हाँ 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 हाँ, इसमें ना बहुत पूरे रात दिन अपन लग, कोई फोन किया मेरे को आपसे बात करनी, हाँ, चाहे वो कोई भी टाइम हो, दोपहर हो, रात हो, ऐसा लगता था बस अब ना तो बोलना ही नहीं है। तो इसमें एक चीज समझ आई, जो एक अपन बात सुनते रहते ना, नहीं जितनी शरीर की लिमिट है उतना ही काम करो, ऐसे अति मत करो, थक जाओगी। पर यहाँ एकदम उल्टी घटना घटी। मतलब इतना ज्यादा एक समय था ऐसा, जो कि पूरा टाइम लगता था कि हम किसी चीज में लगे हुए हैं, लेकिन थकान नहीं थी। मतलब बिल्कुल थकान नहीं होती थी। तब ये बात समझ में आई कि ये जो सदुपयोगिता है, ये सर्वशुभ में लगना है, ये सर्वशुभ में लगना मेरे अंदर क्या दे रहा है ना, मतलब मेरे को उसका क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर वो जो कल भैया से जो कल भैया का प्रश्न था, वो जब हम इसको ऐसा देख पाते हैं कि जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य के बीच में दूरी नहीं है ज्यादा, इसलिए वहां पर हम अनुभवगामी और अनुभव मूल्यक को नहीं सेट कर पाएंगे, है ना। अनुभवगामी के लिए हमको थोड़ा और स्टेप नीचे आना पड़ेगा, तब हम वहां तक पहुंचेंगे। तो उसकी बहुत सुंदर एक व्याख्या है कि जब हम सर्व
अपने वैभव के लिए जब हम सोचते हैं, तो मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य में समाहित हो जाता है। और जब हम सार्वभौम व्यवस्था के लिए सोचते हैं, तो जीवन लक्ष्य मानव लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाता है। दोनों एक ही बात है ना, एक ही स्थिति है। लेकिन जब मैं अपने स्वराज्य के बारे में सोचती हूँ, अपने वैभव के बारे में सोचती हूँ, तो मानव लक्ष्य जीवन लक्ष्य में समाहित हो जाता है। और जब मैं सार्वभौम व्यवस्था के लिए सोचती हूँ, तो वही जीवन लक्ष्य मानव लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाता है ना। तो बात तो एक ही है दोनों। तो अनुभवगामी क्या है, उसको अपन आज देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर से, तो एक चीज जो मैं बता रही थी, शिष्टमूल। अब सहकारिता, सहभागिता, ये करते करते में ही इतनी खुशहाली होने लग गई, इतना कुछ अपना एक संबंध का फैलाव होने लग गया, कि वो ही अपने आप में विश्वास हो गया। मतलब मैं ये देख पाई कि परस्परता में जब हमारा अपना फैलाव हो जाता है संबंधों का, और संबंध में निर्वाह होने लगता है, तो यही तो विश्वास है। मतलब मैं अकेले में विश्वास लेके क्या करूंगी। तो सबके साथ जीना ही विश्वास है, ऐसा शायद मैं देख पाई। और परस्परता में मैं उस विश्वास को देख पाई। तो इस तरह से आज तक मैं देख रही हूँ कि वो बढ़ रहा है। अब आप सोचो कि आज मैं अगर ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ, है ना, मतलब मैं कभी भी इस तरह से, यहाँ तक कि मोबाइल भी मैं सिर्फ बात करने के लिए उपयोग कर पाती हूँ। जितना भी थोड़ा बहुत मैं सीखी हूँ, वो चाली बहन जी और शालू बहन जी मेरे को विद्यालय से संबंधित ही सिखाए हैं, है ना। लेकिन आज भी मैं इतनी विश्वास पूर्वक कैसे प्रस्तुत हूँ, क्योंकि मेरे पीछे इतने भाई बहन लगे हुए हैं ना, है ना। मतलब शीला दीदी वहां से मैसेज करती है कि दीदी को बोल दो 5 मिनट बचे हैं, है ना। और मैं अपने आप को समेटना शुरू करी। शालू बहन जी लगे ही रहते हैं मेरे साथ, साकेत बेटा जी लगे रहते हैं, सुरेंद्र पाल भैया जी ध्यान दिलाते हैं, हाँ दीदी ये ऐसा है, हाँ। सब अशोक गोपाल, सब लोग इतना कर रहे हैं, इतना लगे हुए हैं। यही तो विश्वास है। आज मैं आपके सामने विश्वास पूर्वक प्रस्तुत हूँ, उसके पीछे कितने लोग लगे हुए हैं। तो वो मेरे विश्वास का आधार है। ये पकड़ में आया धीरे धीरे। तो तो ये जो अनुभवगामी विधि है कि हम सर्व शुभ के लिए अपनी मानसिकता तैयार कर लें। अब यहाँ पर एक बात जो और मेरे को महत्वपूर्ण लगती है बतानी, कि कई बार हमको लगता है जब हम पूरा दर्शन पढ़ लेते हैं या शिविर करते हैं या बहुत कुछ सुन लेते हैं, तो अरे हम तो अभी नौकरी में लगे हुए हैं, अरे हम तो अभी व्यापार कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं समझ में आएगा, हमको ये नहीं पकड़ में आएगा। इसमें तो लिखा है कि नौकरी छोड़ो, व्यापार छोड़ो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक बार भी बाबा जी ने ये नहीं कहा है कि नौकरी छोड़ो कि व्यापार छोड़ो। ठीक है, क्योंकि ये संक्रमण पीरियड है, हमको हर क्रम को देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जब एक बार बाबा जी से बात हुई थी, जब शिक्षक आते थे अपने यहाँ अभ्युदय संस्थान में, तो उन्होंने कहा कि हमको क्या फिर नौकरी छोड़नी पड़ेगी। और कई हम सब व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, तो कई हमारे भाई बहन पूछते थे तो क्या व्यापार, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से कैसे यात्रा शुरू होगी। तो बाबा जी ने कहा था कि अपने तन मन धन का सदुपयोग करना है, बस ये निर्णय ले लो। अपने तन मन धन का सदुपयोग करो। ठीक है। अब आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आप जिस भी तरह से आप आज तक जीते आए हो, और आपके परिवार को यदि उसकी आवश्यकता है, यदि सबकी सहमति ऐसी है, तो कुछ नहीं छोड़ना है। खाली आपको अपनी मानसिकता में ये हमारे अंदर आने लग जाता है, अगर हम इस बात को समझ पाते हैं कि तन मन धन का सदुपयोग करना है। तो तन मन धन का सदुपयोग किस चीज में करेंगे, तो सर्व शुभ के अर्थ में करेंगे। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। मतलब अगर हम बोले कि कैसे ये चीज की शुरुआत होगी, तो अभी मेरे को भली समझ नहीं है, मेरे आचरण में नहीं है, मानवत्व आचरण अभी नहीं है मेरे में। लेकिन अभ्यास अभ्यास से तो हम आज तक आगे बढ़े हैं, तो इसका भी एक अभ्यास है। तो क्यों ना अभ्यास किया जाए कि अपने तन मन धन का सदुपयोग करना है, इस बात के लिए ईमानदार हुआ जाए। अभी समझदारी नहीं है, पर अब कैसे करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप था, एक समय था जब हम भागीदारी करते थे, है ना। मतलब बस भागीदारी कर रहे हैं, वहां जिम्मेदारी भी नहीं है। तो कुछ काम कर दिए, कुछ काम नहीं किए, तो बोल दिए अरे हमें, मैं तो की थी, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, है ना। फिर कुछ कर दिए, फिर कुछ उसमें कमी रह गई, नहीं इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती होगी। ये भागीदारी वाली बात है, जहां पर ना तो जिम्मेदारी है, ना ईमानदारी है, ना समझदारी है। तो ऐसा तो हम सब जीते आई हैं। फिर धीरे से उसमें जिम्मेदारी जुड़ गई। तो जिम्मेदारी अब समझ में आया कि अच्छा हम जिम्मेदारी लेते हैं, और आसपास में सबसे मार्गदर्शन ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
तो जिम्मेदारी पूर्वक काम करना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे, जैसे मैं अपनी यात्रा अभी की बता रही हूँ विद्यालय की, कि हम भागीदारी कर रहे थे, फिर हम जिम्मेदारी ले लिए। अब जिम्मेदारी के बाद ईमानदारी, जिम्मेदारी से ईमानदारी की शिफ्टिंग हो रही है ना, कि भाई मैं जो बच्चे को बोल रही हूँ वैसा मैं जी रही हूँ कि नहीं, मैं जो बच्चे को बोल रही हूँ वो मेरे में है कि नहीं। अब हमको उस ईमानदारी तक पहुंचना है। ईमानदारी आ जाएगी तो समझदारी तक पहुंच जाएंगे। यही तो पात्रता और क्षमता, पात्रता, योग्यता का विस्तार है। तो इस प्रकार से हम ईमानदारी पूर्वक रहें और अपने तन मन धन का सदुपयोग करें, ये हमारा अनुभवगामी जाने का पहला स्टेप है, ऐसा मैं देख पाती हूँ। और जैसे ही हम समग्र व्यवस्था में भागीदारी करते जाएंगे, है ना, यही तो मानवीयतापूर्ण आचरण है। अभी हम अभ्यास से कर रहे हैं, अभी हम अभ्यास से कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, फिर मूल्य समझ में आना, मूल्य से चरित्र में जाना, चरित्र से नैतिकता में जाना। तो मूल्य, चरित्र, नैतिकता की जैसे जैसे हमारे में समझ आएगी, हम ईमानदार भी होते जाएंगे, हम समय जिम्मेदार होते जाएंगे, ईमानदार होते जाएंगे। और यही चीजें तो आगे जाके जीवन ज्ञान और सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान तक हमको लेके जाएगा, है ना। तो यही तो समझदारी है। तो ये अनुभवगामी है कि मैं भागीदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और समझदारी की तरफ जाऊं। आज मैं जिस स्थिति में हूँ, जिस साधन के साथ हूँ, तो उस साधन के साथ ही हम काम करें। वहां कम ज्यादा कुछ नहीं होता है, चाहे किसी के पास करोड़ हो, लाख हो, चाहे हजार हो, चाहे 100 हो। बात इसकी है ही नहीं। बात है मेरे अंदर क्या निर्णय हो रहा है कि मेरा तन मन धन सर्वशुभ में लग जाए। तो ये हम एक शुरुआत कर सकते हैं। इनमें से सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व को अब हम कैसे इसको समझेंगे शिक्षा व्यवस्था में, या हमने कैसे समझा और आगे हम कैसे इस बात को फैला पाएंगे। तो पहले तो हम स्वयं के लिए समझ रहे हैं अभी। इनमें से सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व को 4 अवस्थाओं में और 4 पदों में अध्ययन करना बन पाता है ना। मतलब 4 अवस्थाओं में, जो हम सब जानते ही हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, और वो जो चक्र है ना, प्राण पद, जीव पद, देव पद, दिव्य पद, है ना। इस प्रकार से जो एक पद है, उस पद का अध्ययन करना बन पाता है। इसका मूल स्वरूप व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तुओं का डूबा घिरा घिरा रहना ही है। यही सह अस्तित्व रूपी स्वरूप है। यह अपने में घटता बढ़ना होता ही नहीं है, फैलना सिकुड़ना होता ही नहीं है, हर हाल में होना ही बना रहता है। ये पूरा दर्शन का तात्विक भाग है ना, जो हम देख पा रहे हैं कि सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व को 4 अवस्थाओं और 4 पदों में अध्ययन करना बन पाता है, क्योंकि इसका मूल स्वरूप है जो व्यापक वस्तु में संपूर्ण एक एक वस्तुओं का डूबा भीगा घिरा रहना ही है। और यही सह अस्तित्व रूपी नित्य स्वरूप है। यह अपने में घटना बढ़ना होता ही नहीं है, फैलना सिकुड़ना होता ही नहीं है, हर हाल में होना ही बना रहता है। क्योंकि जब तक ये निश्चितता नहीं आएगी, तब तक उस बात की क्रम भी नहीं बढ़ेगी। तो ये जो बात है ना, मतलब जब हम सह अस्तित्व बोलते हैं, तो जब हम अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे हमको समझ में भी आएगा। अभी क्या होता है, जब हम शुरुआत में है, तो सह अस्तित्व हम बहुत छोटी छोटी चीजों में भी देख पाते हैं कि भाई हम साथ मिलके जी रहे हैं, ये भी सह अस्तित्व है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समाज को देखते हैं तो सह अस्तित्व है। फिर हम प्रकृति को देखते हैं तो सह अस्तित्व है। ये सब हम सह अस्तित्व भाषा का ही उपयोग करते हैं। पर सहअस्तित्व तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मूल सहअस्तित्व क्या है ये समझ में नहीं आएगा, है ना। मतलब तो मूल सहअस्तित्व क्या है, व्यापक और उसमें संपृक्त जड़ चैतन्य इकाई, ये सहअस्तित्व। ये अगर हम सहअस्तित्व को मूल रूप में बोलेंगे तो ये है कि सहअस्तित्व व्यापक में संपृक्त जड़ चैतन्य इकाई। ये सहअस्तित्व तक जब हम पहुंचेंगे, तब आज हम जिस जिस चीज को सहअस्तित्व बोल रहे हैं उसको पूर्णता मिलेगी। तो उस समझ के साथ ही जब हम अस्तित्व मूलक आएंगे, तो हम उस चीज का प्रमाण दे पाएंगे कि सह अस्तित्व मूलक जीना क्या होता है। तो ये इस प्रकार से कि उसमें कोई घटना बढ़ना होता ही नहीं है और फैलना सिकुड़ना होता नहीं है, हर हाल में होना ही बना रहता है। इकाइयों की परस्परता में निश्चित अच्छी दूरियों में हर इकाई में स्वभाव गति प्रमाणित होने की व्यवस्था है ही, क्योंकि हर परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंशों को पहचानने की स्थिति में ही
परमाणु गठन के फलन में निश्चित आचरण चरितार्थ होता हुआ समझ में आता है। ये लाइनें मेरे को बहुत जब आप लोग के ही लिए मैं बार बार पढ़ी, तो मेरे ऊपर भी बहुत उपकार हो रहा है कि मेरे को भी बहुत चीजें समझ में आ रही है ना। ये भी मेरे को आप लोग से कहना था कि इतनी बढ़िया लगी ये बात कि ये जो निश्चित अच्छी दूरी है, इकाइयों का स्वभाव गति में प्रमाणित होने की व्यवस्था है। क्योंकि क्योंकि वाली जो दो लाइन है कि हर परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंशों को पहचानने की स्थिति में ही परमाणु गठन के फलन में निश्चित आचरण चरितार्थ होना हुआ समझ में आता है। यहाँ पर ये समझ में आता है एक सुंदर बात जो अपन कल भी पढ़े थे कि जब हम चारों तरफ एक व्यवस्था को देखते हैं तो मेरे अंदर एक व्यवस्था का निश्चयन होता है, संकल्प होता है। तो जो हम रविकांत भैया जी जो क्लास लिए थे उसमें जो उन्होंने बात की थी कि परमाणु बनने से पहले भी अंश भले वो रैंडमली है लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए प्रवृत्त है वो, है ना। मतलब एक व्यवस्था के लिए प्रवृत्त होते हैं, एक तो वो स्टेप है। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो परमाणु है, एक परमाणु अंश और दूसरा परमाणु अंश, वो भी अपने आप में, है ना, पहचानते हैं। एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंशों को पहचानने की स्थिति में ही परमाणु गठन का काम हुआ। ये कैसे हम देख पाते हैं कि यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं है, है ना। जैसे लोहे के परमाणु हैं, उसके जो अंश हैं वो लोहे का ही आचरण करते हुए स्थिर है। मिट्टी के जो परमाणु वहां पर जो है अंश वो उसी का आचरण करते हुए निश्चित है। तो ये जिस जिस जो जो परमाणु है वो अपनी ही व्यवस्था में है। तो ये जो अपनी अपनी एक व्यवस्था में ही गठन पूर्णता का उदय हो सकता है। मतलब जैसे यहाँ कोई ऐसा छीना झपटी नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, तो हर कोई अपनी व्यवस्था में है, इसलिए आगे व्यवस्था और फलित प्रकटित होती जा रही है। तो निश्चित अच्छी दूरी का मतलब ये समझ में आता है कि स्वयं में व्यवस्था। जब हम स्वयं में व्यवस्था में होते हैं तो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी का मतलब ही इतना है कि हस्तक्षेप नहीं करना, है ना। हस्तक्षेप न होने से स्वभाव गति में ये सारी चीजें बहुत सुंदर सजी हुई है, जैसा हम देख पाते हैं। निश्चित आचरण का ही स्वभाव गति नाम है, अपने निश्चित आचरण के साथ, स्वभाव गति के साथ। इसीलिए स्वभाव गति प्रतिष्ठा में ही हर इकाई अथवा संपूर्ण इकाइयां त्वसहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ देखने समझने में आता है। मतलब यहाँ पर एक लाइन बोलना बहुत वो लगता है कि कई बार मानव, जब हम बोलते हैं कि मुझे बड़ी व्यवस्था में भागीदारी उनको अपील करती है, तो करने वाले भाग में हम ज्यादा जाने लगते हैं, है ना। जैसे जब हम अनुभवगामी की जो बात कर रहे हैं तो करने वाले भाग में बहुत ज्यादा फैलने की बात नहीं है। यहाँ समझने वाला काम ज्यादा हो, करने वाले बात बहुत है भी नहीं, है ना। तो करना नहीं है, समझना है चीजों को और देखना है, और स्वयं के अध्ययन से भी यही स्थिति उद्घाटित होती है। इस अर्थ में विश्वास और जागृति निश्चित। मतलब जब हम चारों तरफ हर इकाई को, यहाँ तक कि जब हम देख रहे हैं परमाणु अंश को, फिर परमाणु अंश को, फिर परमाणु को, फिर परमाणु अंश को, फिर गठन पूर्णता को, फिर हम जागृति क्रम में हर हर मानव की अपनी अपनी स्थितियों को, और फिर जागृति को, अगर इन सब चीजों को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना, तो यही तो निश्चयता है जो हमारे अंदर आती है और हम अपने क्रम को भी देख पाते हैं। तो ये सारी चीजें हमको इस धरती पे दिख रही है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज अगर हम सब बोले तो हमको विकास क्रम भी दिख रहा है, विकास भी दिख रहा है, जागृति क्रम भी दिख रहा है, और जागृत एक मानव भी साक्षात दिख रहा है। तो सब कुछ दिख रहा है, तो इससे एक निश्चितता आती है कि हाँ, हम भी जागृति निश्चित है। हम मानव की स्वभाव गति में ही, अर्थात स्वभाव गति संपन्नता के उपरांत ही मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने की प्रवृत्ति होती है। ये स्वाभाविक बात है, मतलब स्वभाव रूप में होगी, अभी हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ रहा है। ऐसी स्वभाव गति जागृति के उपरांत ही होना पाया जाता है। मतलब अभी हमारे को प्रयास लगेगा, अभ्यास लगेगा, लेकिन वो जो सहज गति है वो जागृति के उपरांत ही होगी। जागृति तभी प्रमाणित होती है जब मानव समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी संपन्न हो जाता है। बढ़िया बात है ना। फलतः भागीदारी पूर्वक अपने महिमा यथा स्थिति को प्रमाणित करता है।
दूसरे क्रम में यह भी समझ में आया कि मानव ही समझदार होने योग्य है। स्थिरता निश्चयता को समझने के उपरांत ही स्वयं निश्चयता और स्थिरता के लिए ईमानदार हो पाता है। मतलब कितनी सुंदर बात है ये, कि मानव ही ज्ञानावस्था की इकाई है, मानव ही समझ सकता है। तो ये जो चारों तरफ व्यवस्था है ना, इसको कौन समझेगा? तो मानव ही समझ सकता है। और इस स्थिरता निश्चयता को समझने के उपरांत, है ना, आज जब हम अध्ययन कर रहे हैं पर अंश का, परमाणु का, पर अनुरचना, सभी भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और अब आज जीवन क्रिया भी, तो इन सब का अध्ययन करने से स्थिरता निश्चयता को समझने के उपरांत ही स्वयं निश्चयता और स्थिरता के लिए ईमानदार हो पाता है। क्योंकि एक भरोसा आता है कि हाँ, ऐसा हुआ जा सकता है, तो बेईमान होने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली में बेईमान होते कब है? जब हमारे को भरोसा नहीं होता है। यदि हमारे अंदर भरोसा आ जाएगा तो हर आदमी ईमानदार होना ही चाहता है, जिम्मेदार हो पाता है ना, क्योंकि हर व्यक्ति जिम्मेदार होना ही चाहता है। मतलब आज मैं एक बहुत सुंदर बात बताती हूँ। कल अपनी क्लास थी यहाँ, तो उसके थोड़ी देर पहले मैं अपने पोते के साथ यहाँ खेल रही थी, इसी हॉल में। 2.5 साल का वो है, पर एक जो जिम्मेदार होने से जो एक अंगहार हो जाता है, और एक कैसे होता है, हम यहाँ पर दौड़ रहे थे, कबीर बेटा जी दौड़ रहे थे, तो मैं बार बार बोलती थी, कबीर बेटा जी आप तो बोर्ड को पकड़ लेते हो, दादी तो नहीं पकड़ पाती है। फिर 3 राउंड हो गया, 4 राउंड हो गया, मैं हर राउंड में ये मेरे से बोल रही थी कि आप ये कर पाते हो, दादी तो नहीं कर पाती है। अरे वाह बेटा जी, आप कर पाए, दादी तो नहीं कर पाई। अब मुझे नहीं पता, ये बच्चा तीसरे राउंड में एक जगह जाके रुक गया और बोला दादी आगे जाओ। मतलब इतना सुंदर, अगर हमारे पास ये न्याय का याचक, न्याय प्रदायी क्षमता, ये सब हमारे पास भाषा नहीं होती, समझ नहीं होती, मैं उस बच्चे का आकलन नहीं कर पाती, मैं उसका अध्ययन नहीं कर पाती, पर मैं कर पाई कि मैं बोली क्या बात है, ये चीज और विश्वास बढ़ाती है। फिर उतना ही नहीं हुआ, फिर थोड़ा आगे जाके जब सेकेंड राउंड शुरू हो रहा था तो रुक गया, है ना, और मेरे को बोला दादी आप कर पाओगे, जाओ। मतलब 2.5 साल का बच्चा है, और मैं आपको शब्द से ये बात बता रही हूँ उसकी, है ना। और इतना भी नहीं, और आगे मैं जो उसको देख पाई कि मैं जब चली और बोर्ड को जब मैं छू ली हूँ, तब वो बच्चा स्टार्ट हुआ है। मतलब क्या उसने, क्या जिम्मेदारी वहन की होगी उस समय, क्या उसने सोचा होगा, ये एक मेरे लिए शोध की बात हो गई, है ना। तो हर कोई जिम्मेदार होना ही चाहता है, फलस्वरूप भागीदारी पूर्वक प्रमाणित हो पाता है। इसलिए मानव को समझदार होना आवश्यक है। इसकी अपेक्षा, अर्थात समझदारी की अपेक्षा, सर्व मानव में होना पाया जाता है। बहुत सुंदर बात है ना। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सहअस्तित्व स्थिर है, विकास और जागृति निश्चित है, इस बात का प्रतिपादन जिन्होंने किया है वो श्रद्धेय श्री बाबा जी हम सबके बीच रहते हुए अपने आचरण के साथ हमको ये बात संप्रेषित करके गए हैं। और जितने लोग इस बात को जितना समझ पा रहे हैं, वो अपने और भाई बहनों को संप्रेषित करने में लगे हैं, है ना। तो कुल मिलाकर हम सब कहीं ना कहीं, हम सब के अंदर ये आश्वस्ति बिना अभी उस बात के अनुभव के भी आ गई है, क्योंकि धरती में वो घटना घट चुकी है। तो खूब बढ़िया से जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे, ये बात और हमारी दृढ़ होती जाएगी। तो ये पाठ को अपन